अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप ठीक हों और बाहिम्मत हों। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने भी आज पेपर दिया है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने नेक मकासद में कामयाब करे। आते हैं काम की बात की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप पहले मुझे देखते होंगे मुख्तलिफ वीडियोस में, लेकिन मैं काफ़ी अर्से से डिसकंटिन्यू हूँ। उसकी वजह कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियात हैं। लेकिन आज एक एमडीकैट का पेपर हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में हुआ है और केपीके में ये पेपर ईटा ने कंडक्ट किया है। और इसमें 54 मार्क्स जो हैं वो फिजिक्स के हैं। और इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दे दी हैं उनको मालूम हो जाए कि जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो कहाँ कहाँ से आए थे और किस तरीके से आए थे और उनके आंसर्स क्या हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो आइंदा साल इंशाल्लाह एमडीकैट का पेपर देंगे मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ये उनके लिए भी फ्रूटफुल होने वाली है वीडियो कि उनको पता चले कि एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो बुक में ही से आते हैं, लेकिन आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ती है। तो वक्त को जाया किए बगैर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और तो मैंने क्वेश्चन के एमसीक्यूज को नहीं लिखा, बल्कि मैंने डायरेक्ट जो है तो उनकी स्टेटमेंट्स लिखी है और उसके साथ साथ जो है तो फिर मैंने आप लोगों को उसके आंसर उनके बताता जाऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट विल बी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है और फिर दोबारा उसी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है साउथ की तरफ, यानी नॉर्थ से होकर साउथ की तरफ दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? और पहली बात ये थी कि इसकी डिस्प्लेसमेंट इसलिए जीरो होगी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अब ये जो है तो फर्स्ट ईयर का पहले दूसरे चैप्टर में आई थी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें कि इसके साथ आप लोगों ने नॉर्थ साउथ मेंशन करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट नीड्स डायरेक्शन। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान था कि यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम एज, और ये हम सब जानते हैं कि वर्क का एनर्जी का यूनिट सेम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है तो इसका यूनिट भी जूल होगा, वर्क का यूनिट भी जूल होगा, लिहाजा दोनों का यूनिट सेम होगा। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फाइनल इज विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यहां पर मैंने फाइनल लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स, मोमेंटम, ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम आई से डिनोट करते हैं और एम आर स्क्वायर होता है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उस पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हिच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत से स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे ख्याल में गलत किया होगा। उसकी वजह ये है कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ था। बहुत से लोगों ने सही भी किया होगा अगर वो समझ गए होंगे तो। देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को पढ़ें, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो विल रिमेन इन मोशन मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर कहते हैं कि when 5 times of momentum is equal to kinetic energy, तो वेलोसिटी क्या होगी? ये एक न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन था कि 5 टाइम ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब मोमेंटम mv है और m कैंसिल, v और v कैंसिल, तो हमारे पास जो है तो वो वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल था कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। हम ये जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल जिस वक्त उसकी प्रोजेक्शन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो प्रोजेक्शन के पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल तरीके से
उन्होंने एक फार्मूला लिखा हुआ था और कहा था कि इसमें से काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कौन सा है, लेकिन उन्होंने एक बात की थी कि वेलोसिटी को 2 टाइम्स डॉट के साथ लिखा था। ये बेसिकली यही चीज बन जाती है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर बन जाती है, 1/mv² के बराबर ही बन जाती है। उसके बाद एक सिंपल फार्मूला दूसरा पूछा हुआ था, द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो वो हमारे पास U = 1/2CV² के बराबर है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है ही। फिर उसके बाद कहा था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 3 माइक्रोकूलम है, दूसरा हमारे पास 1 माइक्रोकूलम है, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर है। तो किस पॉइंट के ऊपर दोनों की जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगी। हमने सपोज कर लिया एक पॉइंट लिया x, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपकी सेकंड ईयर की बुक्स में मौजूद है, जो पहला चैप्टर है उसमें मौजूद है। अब यहां पर x हमने लिया, तो इस x पॉइंट को हमने कंसीडर किया कि यहां से x पॉइंट तक डिस्टेंस जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो यानी इन दोनों की पोटेंशियल यानी v1 + v2 जो है वो 0 के बराबर आनी चाहिए। अब हमें पता है कि v जो है वो kq/r के बराबर है। अब यहां से आप सवाल करेंगे कि मैंने तो उसको स्मार्ट करने की कोशिश की, और आप भी पेपर में इस तरह स्मार्ट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि बात यह है ना कि आपने अपने टाइम को मिनिमाइज करना है। अब दोनों में k है, k को कांस्टेंट लिया डायरेक्ट, और दोनों तरफ मैंने दिल में जो है तो, और ये करने का तरीका यही है। वहां पर आप बैठ के जो है तो k की वैल्यू को निकाल रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। k की वैल्यू को डिवाइड कर लिया तो q1/r, और जब मैं q को उस तरफ लेके गया नेगेटिव हो गया, लेकिन हमारे पास ये चार्ज भी नेगेटिव है, तो जब मैंने डिवाइड किया तो x की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई। अब x की वैल्यू 25 कहां से आ रही है, इस चार्ज से आ रही है, तो मतलब ये चार्ज तो q2 था, तो इसका आंसर जो था वो 25 मीटर था फ्रॉम q2। आसान क्वेश्चन था। अब मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इमेजिनरी होती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हकीकत में है, लेकिन उसकी जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ तक लाइन जा रही है, वो इमेजिनरी हम ड्रॉ करते हैं। हम अक्सर स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं कि देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, बट एक्चुअली वी आर ड्राइंग दिस लाइन, बट दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी। ओके, उसके बाद हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस के बारे में पूछा कि अगर एक लेंथ को हम 2l कर लेते हैं, और जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करने से उसका रेडियस r/3 हो जाता है, तो उसकी रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है ρl और a के बराबर है। अब ρl और a की वैल्यू जो है, एरिया की जगह मैंने क्योंकि वायर है तो πr² लिख दिया। अब l 2l हो गया, और r की जगह जब r/3 मैंने पुट किया तो ये r² 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टोटल 18 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी। तो हम बात ये कर रहे थे कि कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास किलोवाट आवर होता है, जो जिसे हम 1 यूनिट कहते हैं आम ज़बान में। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन था कि अगर पावर एक सर्किट हो, उसमें एक दफा पावर जो है वो 500 वॉट हो, और उसकी जो वोल्टेज है वो आई थिंक 230 है, और इसी तरह जो है दोबारा पावर जो है वो 2000 वॉट हो, और दोबारा भी वोल्टेज वही है। तो ये हमारे पास सिंपल P = IV जो हमारे पास पावर का रिलेशन है, अगर उसे हम देख लें तो PA होगा तो IA, वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट है, तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये IA और IB आएगा। यहाँ पर हम इसको 500 को जब 2000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 1/4 आएगा, जिसका जो MCQs के हिसाब से आंसर होगा वो 1:4 आएगा। उसके बाद हमारे पास एक सवाल था कि अगर हमारे पास कंडक्टर है, उसकी लेंथ पाई मीटर है और उसका रेडियस r है, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें रेजिस्टेंस इक्वल टू ρl और a है। तो हमारे पास जो है तो हमें पता है कि ρl और a, तो ρl और एरिया की जगह πr²। अब सिर्फ l की जगह यहाँ पे हमने पाई पुट करना था, तो पाई कैंसिल, तो r² ऊपर चला जाएगा, तो ρr⁻² आ जाएगा। ये इसका आंसर था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद कहते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम न्यूट्रॉन को
जिस एंगल से भी डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, पैरेलल डालेंगे, एंटी पैरेलल, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी, इसलिए कि वो मैग्नेटिक फील्ड उसे कुछ कहती ही नहीं है। अगर आप परपेंडिकुलर भी डालेंगे तो उसको कुछ भी नहीं कहेगी और वो 0 डिग्री उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो होगी। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा आसान क्वेश्चन था कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर और उस तरह की दो वायर्स हो तो उनको सिंपली ज्वाइन करके उनका सीरीज, जिस तरह हमारे पास फर्ज करें हम ये समझें कि हमारे पास दो वायर्स हैं और ये दो वायर्स के बजाय अगर हम कहें कि ये दो रेजिस्टर हैं तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इट विल बी सीरीज, और हमें पता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होती है तो r प्लस r से 2r हमारे पास आ जाएगा, तो इसका आंसर 2r होगा। For ideal EC generator, when n put equal to I put, heat dissipation will be 0. Straightforward. Unit of magnetic flux will be equal to, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, न्यूटन पर एम्पियर, और इसमें हमारे पास जो फ्लक्स का यूनिट आता है वो हमारे पास न्यूटन पर एम्पियर मीटर आता है। उसके बाद EC stops suddenly when torque of the back EMF exceed द टॉर्क ऑफ इनपुट जो है, अगर वो हमारे पास एक्सीड कर जाएगी तो वो सडनली स्टॉप हो जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ फुल वेव जो होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो फुल वेव हमारे पास रेक्टिफायर होता है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होती है। उसके बाद EC इंटू DC, इसको हम अगर हम इसकी बात करें, इस सिस्टम की बात करें, इस सर्किट की बात करें तो सर्किट को हम रेक्टिफायर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो इसे हम बेसिकली एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी मैंने यहां 0 लिखा हुआ था। उसके बाद कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो हम पता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, उसे हम कौन सा करंट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। बहुत ही आसान सवाल था। रेडिएटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ इन पेयर इनहेलेशन। इनहेलेशन में हमने देखते हैं कि दो फोटॉन्स पैदा होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो पैदा क्यों होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों होते हैं, क्योंकि शुरू में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो पार्टिकल होता है उसकी मोमेंटम, हमारे पास एक ही फोटॉन होता है तो उसकी जो मोमेंटम होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, सॉरी जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन जब वो मिलते हैं तो उनकी मोमेंटम जो है वो नेट मोमेंटम 0 होती है। तो जब उनसे हमारे पास फोटॉन बनते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होता है कि दो फोटॉन बनते हैं। उसकी वजह ये है कि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो है तो वो हम ये प्रोसेस करते हैं, मतलब ये होना चाहिए, नेचर में इस तरह है। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड आर इमिटेड बाय वार्म एनिमल। अच्छा ये वार्म लिखा हुआ था, अगर कोल्ड भी लिखता तब भी ये इंफ्रारेड था, क्योंकि हम इतने गर्म नहीं होते। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ने हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक की हो कि क्योंकि ये वार्म लिखा हुआ था तो वार्म की वजह से उन्होंने इंफ्रारेड ना लिखा हो, क्योंकि हमारे पास जो इंफ्रारेड आती हैं ये हमारे पास जिनके टेम्परेचर कम होते हैं। अब यहाँ पे वार्म का लफ्ज इस्तेमाल हो गया तो हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन इतने वार्म नहीं होते एनिमल्स के, उनसे जो है तो कोई और रेडिएशन निकले, हमारे जिस्म से भी इंफ्रारेड वगैरह निकलती रहती हैं। उसके बाद हाफ लाइफ टेल अस अबाउट डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो मटेरियल होता है उसके बारे में बताते हैं। लेमन सीरीज जो है ये सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी, बेकेरेल थ्योरी, डीके पर सेकंड और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, तो ये तीनों जो पहले बताए गए ये तीनों जो है तो रेडियोएक्टिविटी की यूनिट है। तो लास्ट वाला जो यूनिट है वो नहीं है, इसका बताया गया था कि कौन सा यूनिट नहीं है। उसके बाद बिल्कुल इसके एकदम से यही क्वेश्चन पूछा कि क्वेरी इज द यूनिट ऑफ, तो अगर किसी को ये पहला वाला क्वेश्चन आता है तो वो दूसरा वाला क्वेश्चन भी से आएगा कि क्वेरी जो है वो रेडियोएक्टिविटी का यूनिट है। और ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि लीड जो है तो वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है हमारे पास। व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कंबाइन, तो हमारे पास क्या पैदा होता है, जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक पार्टिकल बनता है, फोटॉन बनता है। वो पार्टिकल तो होता है लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेलमर सीरीज। अच्छा इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक भी है,
लेकिन जो ईटा ने अभी मैंने देखी है, क्योंकि दरम्यान में मेरा गैप आया था, उसकी वजह ये थी कि लाइट चली गई थी, तो उस वजह से मैं वीडियो को दरम्यान में मैं स्किप कर गया था। तो जब मैं बैठा तो मैंने देखा कि ईटा ने जो आंसर कीज है वो अपलोड किए, तो उसमें 2 आंसर कीज के साथ मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो मैं खुद भी स्टडी करूंगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सारा का सारा ठीक हूँ और कोई और जो भी कीज बना रहा है वो गलत है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हुई थी। तो यहाँ पर जो है तो ये तो मैं कंफर्म हूँ कि ये ईटा ने जो है तो अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बेलमर सीरीज। तो इसमें ईटा से थोड़ी मिस्टेक हुई है। फॉर्मूला एक्चुअली है 1 और लैम्डा इक्वल टू RH 1 और n स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर। तो ये कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अब लॉन्गेस्ट जो है तो वो जितनी एनर्जी कम होगी वो हमें ज्यादा वेवलेंथ देगा। तो आमतौर पे जो पार्टिकल्स हैं वो सेकंड शेल में आके गिरते हैं, तो थर्ड से 2 में जब आएगा तो कम एनर्जी होगी, तो इसलिए जो है तो हमारा जो P होगा वो हमारे पास 3 होगा और N हमारे पास 2 होगा। तो हम जब पुटिंग करेंगे तो ये आंसर हमारे पास बनता है 36.5R या RH। बेसिकली रैडबर्ग कांस्टेंट के लिए हम RH लिखते हैं। ईटा ने अपने एमसीक्यूज में RH नहीं लिखा, R लिखा है। अगर आप भी सिंपली इसको R कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, R भी। लेकिन मसला ये है कि ईटा ने इसे 36p/π लिखा, 5 लिखा है, यानी P को R को ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी P नहीं R को उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, तो ये उन्होंने मिस्टेक की है। भारत जिन्होंने 36p/5 लिखा है उनका आंसर अकॉर्डिंग टू ईटा सही है, यानी कि 5 वाला पार्ट अगर उन्होंने लिखा हुआ है, R में अगर मिस्टेक है भी तो वो इतनी बड़ी बात, लेकिन 5 वाला इसमें ठीक है। उसके बाद एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 जो है तो इसका आंसर है velocity time graph for uniform acceleration। तो वो हमें पता है कि स्टेप, और उसमें ये भी बताया गया है कि वो इनिशियली वो रेस्ट पे है, तो फिर वो हमारे पास जो है तो ओरिजिन से गुजरेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल प्रोजेक्टाइल बनाती है तो उसकी रेंज, और अगर वो वाई एक्सिस के साथ 45, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ 45 रहा है या वाई एक्सिस के साथ 45 रहा है तो इसका मतलब एक ही होगा। अगर हम कोई और एंगल कहेंगे तो उसका मतलब अलग निकलेगा, लेकिन 45 के लिए दोनों क्योंकि दरमियान में आ जाते हैं तो एंगल सेम होते हैं, तो इन दोनों की रेंज विल बी जो होगी वो सेम होगी। अब उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक साइक्लिस्ट है और वो स्केट करता है और 10 सेकंड में 10 मीटर वो डिस्टेंस उसके बाद तय करता है, और वो जो रिटार्डिंग फोर्स है उसे रोकती है जो कि 200 न्यूटन की है, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रही है। तो FD जो वर्क का फार्मूला है तो उसमें हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास -2000 जूल आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट मीन। तो इसमें जो आंसर था वो पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से था कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे मैक्सिमम होगी, और बेसिकली सवाल पूछा गया था और उसमें कहा था कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम है, एट एक्सट्रीम है, वो क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है तो एक रेजोनेंस, जो साउंड में रेजोनेंस का, ये आई थिंक वेव्स का चैप्टर है जो फर्स्ट ईयर में है, तो उसमें जो है तो ये क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी भी दी गई है और ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि उसकी रेजोनेंट फर्स्ट 3 जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज हैं वो कौन कौन सी होंगी, जो ऑर्डर से है वो कौन कौन सी होंगी, तो वो हमारे पास 2, 4 और 6 होगा। उसके बाद अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सिंपल डेफिनेशन दी हुई थी कि डॉपलर इफेक्ट है। टाइम पीरियड विल नॉट डिपेंड ऑन मैस। अगर आप एक मैस से मैस को बड़ा कर लेते हैं, मैस की मटेरियल को चेंज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो जो है ना वो हमारे पास फार्मूला है T = 2π√L/g। तो ये L और G के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, मैस वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ था कि F = 1 और लैम्डा, एक आपको रिलेशन दिया हुआ था कि कौन सा रिलेशन ट्रू है, तो F = 1 और लैम्डा फार्मूला है हमारे पास। एडहेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कंटेनर। अब हमारे पास जो एडहेशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट चीजों के दरमियान में जो फोर्स होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए
और कंटेनर हो गए। अब ये दो डिफरेंट चीजें हो गई, तो इनके दरमियान में जब फोर्स होगी तो वो एडिशन होगी। और अगर सेम तरह की होगी, कोई लिक्विड्स होंगे, कोई ऐसे जो आपस में जब मिलेंगे तो समझ नहीं आएगी, उनके दरमियान में कोहेशन होगी। Gamma rays, visible light, infrared, all are electromagnetic waves। और इनकी स्पीड जो है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये तमाम की तमाम अल्ट्रासोनिक वेव्स और जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स हैं और रेडियो वेव्स होगी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो पहले भी बता चुका हूं कि फर्स्ट लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। याद रखें कि एक्सेलरेशन जो है वो इसमें क्या होती है, 0 होती है फर्स्ट लॉ में। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है, जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो यही कहता है ना कि सम ऑफ फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ जो है, लॉ ऑफ एनर्जी जो है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। इन थर्मल इक्विलिब्रियम टेंपरेचर ऑफ बोथ बॉडीज विल बी सेम। ये हमें स्टेटमेंट पता है कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, एक का टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक का कम होगा, वो जो ज्यादा वाला टेम्परेचर होगा वो कम की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा? जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दोनों का टेम्परेचर एक हो जाए। अब यहाँ पे तो टोटल 100 था, 0 था, 50-50 आना चाहिए था, 50 आंसर था ही नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट उस 100 के पूरा करने के चक्कर में हो सकता है स्टूडेंट्स ने गलत भी किया हो, लेकिन इसमें 45-45 आंसर ठीक था, बाकी 10% इधर उधर चला गया होगा। लेकिन उन दो बॉडीज का जो आपस में कांटेक्ट हुआ है तो उनमें उनका टेम्परेचर बराबर हो गया। इन आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? नो हीट नो मास ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। उस सिस्टम का एनवायरनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो मास को ट्रांसफर करता है, ना हीट को ट्रांसफर करता है, ना इन ना आउट। पोटेंशियल डिवाइडर, अच्छा ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर रहा था कि जो ईटर की जो कीज आई है, उन्होंने इस क्वेश्चन में अगर उनका ये मकसद है कि वो कहते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर बनता कैसे है, क्योंकि मेड का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल है, अगर उनका मतलब ये हो तो फिर तो वो रेजिस्टर से बनता है। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर को जब हम बना लेते हैं तो किस मकसद के लिए बनाते हैं? मैं तो उसको ये समझूं, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तो इस तरह लिखी हुई है कि जब हम पोटेंशियल डिवाइडर को बना लेते हैं तो उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज को डिवाइड करने के लिए? तो बेसिकली हम ईएमएफ को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे ये समझाऊं, बहरहाल ईटर की एमसीक्यूज के मुताबिक मैं यहाँ पर ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मैं देख भी लूंगा, अगर मैं गलत हुआ तो मैं इसको करेक्ट भी करवा दूंगा, मैं आपकी गलती तस्लीम कर दूंगा। हीट इज प्रोड्यूस इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। उन्होंने कहा कि हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब कि उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और एक इनमें से गलत है। तो हीट प्रोड्यूस होती है, उन्होंने कहा था हीट नहीं प्रोड्यूस होती। हाफ वेव और फेव रेक्टिफायर जो डीसी, ये हमें क्या देता है? डीसी जो है तो यूनिडायरेक्शनल करंट देता है। और लास्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ फोर वेव रेक्टिफायर इज मोर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स ये था एमडीकैट। मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं था, बहुत ही आसान था। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग दिल लगा के पढ़ें, यकीन करें कि ये टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मेहनत जरूरी है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला हमारे लिए वो फैसले करे जो हमारे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए अच्छे साबित हों। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है तो हमें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।